हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए गए थे। और ऑनलाइन एग्जाम के आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 27 दिसंबर 2021 के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे और 24 दिसंबर 2021 के पेपर 1 में हम लोग पहला सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, 24 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के हम लोग आज सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, यानी कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, सेकंड है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, फोर्थ है आपका ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही होंगे। ऐसा क्यों होगा, चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत दोनों ही गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही होंगे, क्योंकि जो विकास है लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है जो गर्भधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल से वृद्धावस्था और मृत्यु तक होता है। गर्भधान जीवन काल से वृद्धावस्था मृत्यु तक होता है। गर्भधान होने से विकास शुरू होता है और परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि विकास जीवन के माध्यम से मृत्यु के क्षण तक एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह परिभाषा यह भी बताती है कि विकास व्यक्ति किस तरह से बदल रहे हैं इसके बारे में भी है। ठीक, तो आपकी जो विकास के अंतर्गत परिवर्तन है दो तरह से जांच की जा सकती है, एक मात्रात्मक परिवर्तन, सेकेंड है आपका गुणात्मक परिवर्तन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ मोटर स्किल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लिखना, यानी कि राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बाल विकास के संवेदनशील चरण किस व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए इष्टतम चरण का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, जो मोटर सेंसिटिव जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ज़्यादातर फाइनर हैंड कंट्रोल होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को उठाने की, जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग और पिंचिंग। ठीक, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं इसमें लार्ज मसल्स का यूज होता है, जिसमें हर रोज हम लोग क्या करते हैं, नई नई परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि क्लाइंबिंग, हॉपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एक्सेट्रा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट, यानी कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो आपके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बाल विकास में संवेदनशील चरण किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए इष्टतम चरण का प्रतिनिधित्व किया गया है। यह बच्चे के लिए विशेष क्षमताओं को विकसित करने का चरण है। यह वह समय है होता है
जब बच्चे का मस्तिष्क एक निश्चित प्रकार की उत्तेजनाओं के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। एक संवेदनशील चरण वह होता है जब बच्चा एक कौशल हासिल करने के लिए परिपक्व रूप से तैयार हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीयर ग्रुप यानी कि समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा, बच्चों के तृतीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो समाजीकरण है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करता है। और जो आपका समाजीकरण है दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक, दूसरा आपका है द्वितीयक समाजीकरण। देखिए, जो द्वितीयक समाजीकरण में आपका क्या आता है, विद्यालय और समकक्षीय समूह आते हैं। ठीक। और जो प्रथम समाजीकरण है उसमें आपको क्या आते हैं, आपका क्या आता है, परिवार आता है। इसमें प्रथम समाजीकरण में यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपका क्या आता है, फैमिली यानी परिवार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोहल्सबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी उपव्यवस्था लॉरेंस कोहल्सबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर, सामाजिक सरोकर और आत्मबोध। ठीक। फिफ्थ का क्या होगा आंसर आपका? फोर्थ आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो कोल्सबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक सिद्धांत है जो इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं। कोल्सबर्ग का सिद्धांत है कि यह बताता है कि नैतिकता और नैतिक विकास तीनों स्तरों में होता है और प्रत्येक स्तर के दो चरण हैं। सिद्धांत यह भी कहता है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उनसे बनाए गए और रखने पर केंद्रित है, या बच्चों की धर्मी निर्णय के बारे में जीन प्याजी के विचार पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एकोमोडेशन अकर्स व्हेन यानी कि समायोजन घटित होता है जब। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो समायोजन घटित है, नए अनुभव को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना, नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा विचारों या योजनाओं को बदलना, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना है। यह स्पष्ट हो जाता है कि समायोजन का घटित तब होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ 5 year old child is shown 16 flowers, 4 of which are the red and 12 are blue. When a 5 year old child is asked if there are more blue flower or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flower. According to the Jean Piaget theory, the reason for this is that the child is yet to master। यानी कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन प्याजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो आपके ऑप्शंस हैं क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण और सकर्मक अनुमान, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
देखिए देखिए यहाँ जो वर्गीकरण है, यहाँ पे क्या होगा, वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण। ठीक, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा। देखिए, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे बौद्धिक विकास की 4 अलग-अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और होकर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं निम्न हैं: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से और उससे अधिक हो। देखिए, जो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त तथ्य का कारण यह है कि बच्चा अभी तक श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। यह समानता और अंतर के आधार पर तुलना करके चीजों को समूह में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ टीचर फैसिलिटेट द स्टूडेंट इन द टीचर लर्निंग प्रोसेस थ्रू पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन। यानी कि यह अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंत क्रिया कराकर एक सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेव वेगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो लेव वेगोट्स्की है, लेव वेगोट्स्की एक सोवियत मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य जैस को महत्व देते हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन का को महत्व देते हैं, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक तरीकों से परे अवधारणाओं के चिंतन या विश्लेषण करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। आलोचनात्मक चिंतन एक ऐसा कौशल है जो चिंतनशील तर्क संप्रेषण और तर्क वितर्क माध्यम से विभिन्न उपलब्ध तथा विश्लेषण मूल्यांकन और संश्लेषण पर केंद्रित है, जो संभवतः हम सर्वोत्तम निर्णय लेने की अनुमति देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the ability to discriminate complex inner feeling and to use them to guide one's own behavior। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। उन्होंने बहुबौद्धिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है। स्वायत्त बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती है। गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा जो बाद में बढ़कर 9 हो गई। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बौद्धिकता के विशिष्ट संयोजन के रूप में देखते थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। तो, जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि है जटिल आंतरिक भावनाओं में भेदभाव करने और अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करती है। जैसा कि अंत व्यक्तिगत बुद्धि से तात्पर्य है कि स्वयं की भावनाएं, भय और इच्छाओं को समझने की क्षमता, प्रेरणा और भावनाओं सहित स्वयं को समझने की क्षमता, अपने जीवन को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने, विनियमित करने और प्रबंधित करने की क्षमता।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एजर्सन रीजन। ये आपका एजर्सन दिया गया है, रीजन दिया गया है। चलिए ये जिसकी जो ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर एजर्सन रीजन दोनों ही सही है, ठीक, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, एजर्सन का, ठीक, तो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही क्या है, सही है, लेकिन रीजन क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है किसकी, एजर्सन की। और मान लीजिए एजर्सन सही है और रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक। और अगर एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन नंबर 4 आए हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। एजर्सन दिया है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। रीजन दिया है कंडूसिव इन्वायरमेंट प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। कथन दिया है आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। आप उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल सही है। और जो रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो भाषा शिक्षण है आपका, जो आपका भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा किसी भाषा पर संप्रेषणीय समझ या प्रवाह प्राप्त करता है। इसी में शिक्षार्थियों द्वारा अभ्यास शामिल है, जहां एक शिक्षक द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। प्रभावी भाषा विकास के लिए कक्षा में एक मुद्रण समृद्ध वातावरण का सर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कक्षा के वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्रण जैसे लेबल, निर्देश, चित्र आदि का उपयोग शिक्षण सहायक के रूप में किया जाता है। एक उपकारी वातावरण जैसे कि मुद्रण समृद्ध और भाषाई रूप से समृद्ध वातावरण भाषा के विकास में एक अर्थपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बच्चों के लिए संदर्भ आधारित प्रासंगिक सामग्री जैसे कि चित्र आदि बहुत ही उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसमें पिंड समृद्ध वातावरण में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। द टर्म डैश रिफर टू बायोलॉजिकल डिफरेंस वेयर डैश रिफर टू ट्रेट्स एंड बिहेवियर दैट अ पर्टिकुलर कल्चर डीम्स एप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिंग और जेंडर, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम किसी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की कल्पना करने का प्रयास करते हैं तो जेंडर प्राथमिक श्रेणी है। तो हमारे मस्तिष्क में आती है कि हम विश्व को जेंडर लोग जो काम करते हैं, वे जो कपड़े पहनते हैं, उनका व्यवहार, उनके सामाजिक समूह, उनकी पसंद और नापसंद के आधार पर व्यवस्थित होती है। जेंडर शब्द का प्रयोग एक अवधारणात्मक श्रेणी के रूप में किया जाता है या उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जैसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। इसलिए एक समाज में पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। उदाहरण के लिए पुरुष परिवार के लिए कमाने वाले बन जाते हैं और महिलाएं पालन पोषण करने के लिए बन जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ द मल्टीकल्चरल क्लासरूम। यानी कि बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। शिक्षा का बहुभाषी दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें शिक्षार्थी अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं और एक से अधिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो सकता है। एक बहुभाषी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहाँ सांस्कृतिक रूप से अलग अलग शिक्षार्थियों के विभिन्न भाषाओं का सम्मान किया जाता है।
या विभिन्न समुदायों का एक साथ जोड़ती है। शिक्षार्थियों को उस भाषा में संवाद करने की अनुमति दें जिसे वो बोलने में सहज महसूस करते हैं, या मुख्य रूप से अपनी भाषा खोने के दुष्परिणाम सामना करने में सहायक है, क्योंकि बहुभाषी दृष्टिकोण का उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ असेसमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। ठीक, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण, परीक्षण निर्माण विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम विशेषज्ञों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों की सहायता से समान उम्र और स्तर के छात्रों के प्रदर्शन के सापेक्ष छात्र के प्रदर्शन के स्तर पर निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण एक मानक या सुसंगत तरीके से निर्मित, प्रसारित और अंकीकृत किए जाने हैं। यह परीक्षण मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है, क्योंकि इस तरह से तैयार किया जाता है कि सभी छात्रों को एक ही तरह से ग्रेड्स दिए जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आकलन है शैक्षणिक मूल्यांकन है, जो जानकारी एकत्रित करने के यानी कि जानकारी कलेक्ट करने के लिए कक्षा के कार्य के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका है, जिसका उपयोग सीखने और विकास के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन का मार्गदर्शन करने और सुधारने के लिए किया जाता है। ऐसे कई विधियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की सीखने की प्रगति और कौशल या किसी शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। यह वास्तव में निर्धारित करता है कि शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा किया गया है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अ टीचर ऑफन इनकरेज हर स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द प्रोसेस which they used in the solving a mathematical problem in context of process of learning this strategy। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में या तकनीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ये दिए गए हैं। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ऑप्शन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो जो आपका जो अधिगम है, अधिगम की प्रक्रिया को समझना शैक्षिक मनोवैज्ञानिक में अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम विश्वास, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल प्राप्त करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त रणनीति है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। यदि विद्यार्थी हर गणितीय समस्या की प्रक्रिया का वर्णन करे या फिर डिस्क्राइब करे, तो उसका मस्तिष्क प्रशिक्षित हो जाता है और इसका अभ्यास करके नवीन विकास कौशल प्राप्त करने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कुछ गतिविधियों की प्रक्रिया का पता चलता है, या रटने के बजाय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में वैचारिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान दोनों की ओर ले जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त रणनीति अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन मेंटेन एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद, ये आपके ऑप्शंस हैं। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की उपयुक्त स्तर मान सकती है। आपके ऑप्शन है, सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही, फर्स्ट सही।
सेकंड सही होगा, थर्ड आपका सही होगा और फोर्थ सही होगा। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कहाँ दिया है? फोर्थ में। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपका। A condition in which a child frequently omits substitute or the reverse the letter and word while reading is called। यानी कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, तो वह डैश क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 या सब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाचन वैकल्य। ठीक, यानी कि डिसलेक्सिया। चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो डिसलेक्सिया है, वाचन वैकल्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा पढ़ने लगता है। डिसलेक्सिया को आमतौर पर अधिगम के विकारों के एक वर्ण क्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने में आवश्यक बुनियादी प्रक्रियाओं को करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। बिंदु इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू प्रोजेक्ट ऑन हर ओन। सी कम्स अप विद द ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी कि बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारित समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? आपके ऑप्शन हैं स्वयं केंद्रिता, सृजनात्मकता, बाहरी अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक विलंबता। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सृजना सृजनात्मकता। ठीक, 19 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? सृजन सृजनात्मकता। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो सृजनात्मकता क्षमता उन लोगों के पास होती है जो सर्जन सर्जनात्मक, निरंतर और कल्पनाशील होते हैं। यह लक्ष्य निर्देशित सोच है जो असामान्य, नवीन और उपयोगी है, और इसमें मस्तिष्क उद्वेलन और बाहर की सोच शामिल है। जो सृजनात्मक बच्चे हैं, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं। वह मौलिक एवं अपसारी समाधानों को खोज कर लाती हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं कि क्योंकि सृजनात्मक बच्चे वे होते हैं जिसमें, यानी क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जिनमें एक नया दृष्टिकोण पेश करके कुछ मौलिक बनाने की संज्ञानात्मक क्षमता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट हु आर द पार्शियली साइटेड। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो जो आंशिक दृष्टि वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, बिल्कुल सही है। और त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, बिल्कुल सही। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्र, बिल्कुल गलत। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट सही है आपका, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कई प्रकार की क्षमताओं, अनुभवों और पृष्ठभूमि के साथ कक्षा में आते हैं। कुछ विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताएं और अक्षमताएं होंगी, जबकि अन्य के पास अतिरिक्त सीखने की जरूरतें और या शैक्षिक नुकसान के तत्व होंगे जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी दृष्टि या दृष्टि के साथ एक समस्या से पीड़ित होते हैं।
लेकिन जब उन्हें सही प्रशिक्षण और संसाधनों से सुविधा होती है तो वे एक अच्छी साक्षरता क्षमता विकसित कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग इन द क्लास। यानी कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रभावशाली नहीं है यानी नहीं। जो स्टेटमेंट सही होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और जो स्टेटमेंट सही होगी आपकी ऑप्शंस में, जो स्टेटमेंट सही होंगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगी, और जो ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स गलत दिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें क्या दिया है, नहीं है, जो ऑप्शन गलत हो यानी कि जो स्टेटमेंट गलत होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। प्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बिल्कुल सही। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग को सीख, तो ये भी आपका सही है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, देखिए बच्चे के बच्चों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कौन सी योजना नहीं है, इसकी अधिगम के सहयोग देने के लिए कौन सी योजना नहीं है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। ये आपका ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो गलत होगी वो आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें क्या लगा है, नहीं लगा है। ठीक, चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार ज्ञान और कौशल में बदलाव की संदर्भित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल नॉलेज। यानी कि निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो ज्ञान को अक्सर परिचय समझ बुद्धि शिक्षा जागरूकता आदि जैसे शब्दों का पर्याय माना जाता है। ज्ञान को आंकड़े वैज्ञानिक सूत्रों उत्पाद विनिर्देशों नियमवाली सार्वभौमिक सिद्धांतों आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। ज्ञान के दो विस्तृत भागों में वैचारिक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम गणितिक ज्ञान को विभाजित कर सकते हैं। इसे वर्गीकरण को समझने के लिए हम अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के उपयोग को समझने या कलन विधि जो गणितीय ज्ञान के समय हमारे सामने आती है और उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो 23 का आपका हो जाएगा सेकंड, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक छात्र की क्रिएटिव क्षमता के विकास पर जोर दिया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी शिक्षार्थियों के को केंद्रित चर्चा आधारित लचीली और निश्चित रूप से सुगम होनी चाहिए। समस्या समाधान गहन चिंतन वैज्ञानिक स्वभाव सृजनात्मक कल्पना ध्वनि नैतिक आधार और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस मीनिंगफुल लर्निंग। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम एक
सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो अधिगम है आपका, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करती है। अर्थपूर्ण अधिगम पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया संदर्भित की गई है। यह तभी होता है जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से कार्यों को करें और गतिविधियों में लगे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूप चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुक्रिया समुच्चय। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो देखिए जो आपका समस्या समाधान है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। समस्या समाधान किसी विशेष समस्या का स्थायी समाधान खोजने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्या को सही ढंग से परिभाषित करने के साथ शुरू होती है। उन सभी संभावित मूल कारणों की पहचान करती है जो समस्या पैदा कर सकते हैं। मूल कारणों को समाप्त करने जो किसी विशेष समस्या के लिए अप्रभावी है। समस्या उत्पन्न करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण करना और अंत में मूल कारण को खत्म करने के लिए एक स्थायी समाधान निकालना समस्या को हल करने का एक पहला चरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, दिया गया है, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन अ टास्क एंड टीचर फैसिलिटेट्स ईच ग्रुप विच अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इन द क्लासरूम। यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक इस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। आपके ऑप्शन दिए हैं, व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी और प्रतिपादक। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संरचनावादी। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो सभी शिक्षार्थी, देखिए जितने भी समस्या समाधान में सोचने की प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो प्रत्येक समूह का वह सहायक है जो उपागम का कक्षा में उपयोग हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्टिक। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन विच वन बिगिन फ्रॉम द गोल्स एंड मूव बैक सीक्वेंसली टू फिगर आउट सोल्यूशन इज कॉल्ड। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जा सकता है, वह कहलाता है। आपके ऑप्शन से ये दिए गए हैं, अनुरूपक, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, कलन विधि और स्मरण सहायक विधियां। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। ठीक, देखिए जो समस्या का जो समाधान है, समस्या समाधान या तो अंतर्दृष्टि के साथ या बिना अंतर्दृष्टि के किया जा सकता है और अधिसंज्ञान के साथ विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करता है। एक व्यक्ति समस्याओं को समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों या रणनीतियों का उपयोग करता है। कुछ रणनीतियों के उपयोग में लंबा समय लगता है लेकिन निश्चय रूप से परिणाम मिलता है कि दूसरी ओर कुछ अन्य रणनीतियां हैं जो कम समय में आती हैं लेकिन हमेशा सफलता प्रदान नहीं कर पाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन चिल्ड्रन मेक्स एरर्स। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को बच्चे को सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं।
देखिए, जो सभी शिक्षार्थी त्रुटियां करते हैं यानी कि गलतियां करते हैं, जैसे कि किसी ने कहा है कि आप गलतियों के बिना या त्रुटियों के बिना सीख नहीं सकते, चाहे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो या पतंग उड़ाना सीख रहे हो या भाषा सीख रहे हो। हर कोई त्रुटियां करता है, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है नहीं है जो एक आइडियल पर्सन हो। सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। ठीक। देखिए, जो गलतियां हैं, गलतियां त्रुटि एक गलत रूप है या निश्चय संकेत है कि शिक्षार्थियों ने अधिगम की प्रक्रिया में चयनात्मक विषय के मूल में निपुणता हासिल नहीं की है। शिक्षक को बच्चे के लिए सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 29 है आपका, हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू रिमेन इंस्टांसिकली मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। यानी कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा एक शिक्षार्थी का एक ऐसा विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने के प्रोत्साहित करना चाहिए, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र के ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए कई तरीके हैं, जिन्हें या तो बाहरी या आंतरिक प्रकार की प्रेरणा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। आज 27 जुलाई 2021 का सीडीपी का ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है। A student ability to plan, question number 30, a student's ability to plan, monitor, evaluate and modifying her own learning is known as। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपके ऑप्शंस हैं। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, अधिसंज्ञान। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपका अधिसंज्ञान है, अधिसंज्ञान से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की अपनी अनुभूति और ज्ञान के प्रति जागरूकता से है, या स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और उनके कार्य करने के तरीके के बारे में ज्ञान को संदर्भित करता है। इसमें आत्म जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे नियोजन, समीक्षा और संशोधन आदि शामिल है। विद्यार्थियों की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की एक क्षमता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन 27 जुलाई 27 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा 7 सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल एंड स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीटेड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेड जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।